आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है और ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस और लोगोस। ओइकोस जो है इसका अर्थ है हैबिटाट, हाउस होल्ड, होम, तथा लोगोस का अर्थ है स्टडी यानी जंतु जिस आवास में रहता है उसका अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी जो शब्द है उसका प्रतिपादन 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने किया था, लेकिन इकोलॉजी की जो परिभाषा है, सुव्यवस्थित जो परिभाषा है, सर्वप्रथम 1885 में रिटर ने दी थी। तो इकोलॉजी जो शब्द है वो किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने। और इकोलॉजी को जो परिभाषित किया वो सबसे पहले वो किसने किया था? रिटर ने। सरल भाषा में अगर कहें तो इकोलॉजी क्या है? जीव के चारों ओर जो वातावरण है, जो आवास है, उसका अध्ययन, यानी किसी भी जीव के चारों ओर उपस्थित जैविक तथा अजैविक कारक, अजैविक जो वातावरण है उसका उस जीव के साथ क्या संबंध है, यानी अजैविक और जैविक कारकों का जो पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन है वो ही इकोलॉजी कहलाता है। विभिन्न जो इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने समय समय पर इकोलॉजी की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उनमें जो प्रमुख परिभाषाएं हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे अर्नेस्ट हैकल की। अर्नेस्ट हैकल ने बताया कि इकोलॉजी इसके जैविक और अजैविक वातावरण के साथ होने वाले पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो अर्नेस्ट हैकल ने क्या बताया? इकोलॉजी क्या है? जैविक तथा अजैविक जो वातावरण है उनका आपस में जो पारस्परिक संबंध है उनका अध्ययन, स्टडी ऑफ द बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इंटररिलेशनशिप। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं चार्ल्स एल्टन, जो दूसरे इकोलॉजिस्ट हैं। चार्ल्स एल्टन, उन्होंने बताया जैविक समुदायों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है, यानी द स्टडी ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज नोन एज इकोलॉजी अकॉर्डिंग टू चार्ल्स एल्टन। तीसरा हम ले रहे हैं टेलर। टेलर भी एक इमिनेंट इकोलॉजिस्ट है। उन्होंने बताया सभी सजीवों का उसके आसपास के वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है, यानी जो भी सजीव है उनके आसपास जो वातावरण है, उनके जीव और वातावरण के जो संबंध है, उनकी जो स्टडी है वही इकोलॉजी है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सीजे क्रेब की। सीजे क्रेब ने बताया कि इकोलॉजी जीवों की विभिन्न अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। क्या है? स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन द एनिमल्स। तो इकोलॉजी जीवों की विभिन्न अंतः क्रियाओं का अध्ययन है जिससे जीवों का वितरण निर्धारित होता है। जीव जो है वातावरण से प्रभावित होते हैं और वातावरण जो है जीवों को प्रभावित करता है। इस तरह से जीवों की जो पॉपुलेशन है, तो वितरण है, वो प्रभावित होता है अकॉर्डिंग टू क्रेब। इसके बाद हम बात करते हैं क्लार्क की। क्लार्क ने बताया सजीवों और इनके भौतिक वातावरण के मध्य होने वाली उत्क्रमणीय अंतः क्रिया का अध्ययन इकोलॉजी है, यानी सजीव और वातावरण, यानी सजीव और उसके चारों ओर का वातावरण जो कि एबायोटिक है, तो उसके मध्य जो इंटरेक्शंस हो रही है, जीव जो है वातावरण को प्रभावित करता है और वातावरण से जीव प्रभावित होता है। तो ये जो अंतः क्रिया है वो कैसे चलती है? उत्क्रमणीय। कभी जीव प्रभावित कर रहा है वातावरण को, कभी वातावरण से जीव प्रभावित होता है। तो इस तरह का जो अंतः क्रियाओं का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? इकोलॉजी। इसके बाद में एक और नाम आ रहा है ईपी ओडम, यूजीन पी ओडम। तो ओडम जो है इनकी एक फेमस किताब भी है इकोलॉजी के नाम से, और ये इमिनेंट जूलॉजिस्ट है। इन्होंने बताया कि इकोलॉजी क्या है? इकोसिस्टम की संरचना और उनके कार्यों का अध्ययन। इकोसिस्टम की संरचना की बात करें तो इकोसिस्टम क्या होता है? एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर से मिलकर बना होता है। तो बायोटिक फैक्टर में जीव और एबायोटिक फैक्टर में जो वातावरणीय कारक है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, सोइल है, ये सारे जो वातावरण कारक है, लाइट है, ये सब सम्मिलित किए गए हैं। तो इकोसिस्टम की संरचना और उनका कार्यों का अध्ययन क्या है? इकोलॉजी अकॉर्डिंग टू ईपी ओडम। अब हम बात करना चाहेंगे हिस्ट्री, इकोलॉजी का इतिहास। तो इकोलॉजी का जो इतिहास है बहुत पुराना है, और जो साहित्य है, साहित्य में जो जानकारी मिल रही है उससे हम थोड़ा बहुत प्राचीन जो हिस्ट्री है इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले सकते हैं। भारतीय जो लिटरेचर है, भारतीय जो साहित्य है, उसमें प्रत्यक्ष तौर पे जीव और वातावरण के संबंधों का अध्ययन नहीं है, लेकिन जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं उनके बारे में
जानकारी दी गई है। जैसे हम बात करें वेद, पुराण, उपनिषद, ये प्राचीन भारतीय साहित्य हैं। इसके अलावा ऋतुसंहार, मेघदूत, कादम्बरी, ये कुछ नाटक हैं, कुछ साहित्यिक बुक्स हैं, किताबें हैं। इन सब के अध्ययन से साफ होता है कि इनमें जो वातावरणीय कारक हैं, चाहे वो पृथ्वी है, चाहे वायु है, टेम्परेचर है, इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। और ये किस तरह से जीवों को प्रभावित करते हैं, मनुष्य को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में भी प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश डाला गया है। अब हम बात करते हैं ग्रीक साहित्य की। ग्रीक और जो रोमन लिटरेचर है, वहां पर भी कुछ जो साइंटिस्ट कह सकते हैं, पुराने जो इकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो पर्यावरण और जीव है उनके संबंधों का अध्ययन किया। उनमें जो प्रमुख हैं उनमें है हिपोक्रेट्स जो है, ये प्रमुखता से है इनका नाम। इसके बाद में अरिस्टोटल का नाम आता है, और अरिस्टोटल किसी से जो है थियोफ्रास्टस इनका नाम भी आता है। तो हिपोक्रेट्स जो है, इन्होंने वायु, अग्नि, हवा, इनका जो है जीवों पर क्या प्रभाव है, किस तरह से ये जीवों को प्रभावित करते हैं, इन पर इन्होंने एक लेख था। तो एक तरह से वो पर्यावरणीय कारक और जीवों के संबंधों का अध्ययन उसे जोड़ा जा सकता है। इसी तरह से अरिस्टोटल ने जो जिस अलग अलग हैबिटेट में जो जीव रहते हैं उनके आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया था। तो हैबिटेट जो है जीवों को किस तरह से प्रभावित करता है, तो वो एक इकोलॉजी से जोड़ा जा सकता है। हालांकि इन्होंने सीधा इकोलॉजिस्ट नहीं थे, प्रकृतिविदा थे, नेचुरलिस्ट थे, और आजकल जो है इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। हम जो अन्य साहित्य है उनके बारे में बात करें, अलग अलग सेंचुरीज में, जैसे 18वीं शताब्दी में दो प्रमुख नाम आए थे, बुफन और ब्रूमर का। इन्होंने भी प्रकृति और जो पर्यावरण है उनके संबंधों का अध्ययन जो है उसका जिक्र किया था। इसके बाद में हम बात करते हैं हम्बोल्ट की और डार्विन, सेंट हिलेरे, हैक्टल, मोबियस। ये 19वीं शताब्दी के सर्वलेस जो जूलॉजिस्ट थे, इकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने भी प्रकृति और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन जो है किया था और इनके आपस में संबंध स्थापित करने की कोशिश की थी। इसके बाद में हम 20वीं शताब्दी में बात करें तो इसमें एडम्स हैं, सेल्फर्ड्स हैं, क्लीमेंट्स हैं और एली हैं। ये एमिनेंट जो इकोलॉजिस्ट है, इन्होंने भी प्रकृति, पर्यावरण कारकों का जीवों पर प्रभाव, किस तरह से जीव पर्यावरणीय कारक जो है जीवों को प्रभावित करते हैं, इस पर प्रकाश डाला था। अब हम चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी की मूल अवधारणाएं। पारिस्थितिकी की जो मूल अवधारणाएं हैं उनको हम संरचनात्मक और क्रियात्मक स्तर पर दो भागों में बांट सकते हैं। जो पहली कंसेप्ट है, जो पोस्टुलेट्स है, वो है संरचनात्मक स्तर पर। तो संरचनात्मक स्तर पर पारिस्थितिकी को की जो अवधारणा है वो इस प्रकार से है। पहला है कि सभी सजीव और इनके चारों का जो वातावरण है, पर्यावरण है, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी सजीव पर्यावरण को प्रभावित करता है और पर्यावरण सजीव को प्रभावित करता है। इसका दूसरा बिंदु है पर्यावरण कई अंतरा संबंधी कारकों का जटिल तंत्र है जो कि गत्यात्मक है, यानी मूवेबल है। जब किसी प्रजाति के जीवन चक्र में कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल जो स्टेज आती है तो ये पर्यावरण सेलेक्टिव सिस्टम का काम करता है। तीसरा बिंदु है कि प्रत्येक प्रजाति में, प्रत्येक स्पीसीज में अपनी संरचना, उसकी जो कैपेसिटी है, प्रजनन, ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है, उसमें इक्विलिब्रियम यानी साम्यता बनाए रखने की कैपेसिटी पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। और ये कार्य आनुवंशिक पूल के द्वारा संरक्षित किया जाता है, उसके द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त होता है। चौथा बिंदु है किसी भी सजीव की वृद्धि, प्रजनन, परिवर्तन आदि जो क्रियाएं हैं, ये केवल पर्यावरण द्वारा ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि सजीवों के द्वारा भी पर्यावरण प्रभावित होता है। इस प्रकार से सजीव यानी जो जीव है और उसके चारों का जो वातावरण है, उसके बीच निरंतर जो है सक्सेशन यानी अनुक्रमण चलता रहता है। अगला बिंदु है क्लेमेंट और शेलफोर्ड, जो कि एमिनेंट जूलॉजिस्ट है, के अनुसार एक जैसा वातावरण यानी एक समान पर्यावरण परिस्थिति में एक से अधिक प्रकार के समुदायों का विकास संभव है। यानी पर्यावरणीय परिस्थितियां जब एक जैसी हो तो उसमें एक से अधिक समुदाय एक साथ डेवलप हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो दूसरा स्तर है क्रियात्मक स्तर, यानी पारिस्थितिकी जो कंसेप्ट है
उसका जो हमने दो भागों में उसको संरचनात्मक क्रियात्मक स्तर पर विभाजन किया था, तो उसका दूसरा जो बिंदु है वो क्रियात्मक स्तर पर। तो क्रियात्मक स्तर पर पारिस्थितिकी की मुख्य अवधारणाएं इस प्रकार से हैं। पहली, नंबर 1, जब जैविक और अजैविक दोनों घटक का हम रेफरेंस लेते हैं तो प्रकृति की संरचना स्ट्रक्चर यानी और उसका जो फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम, ये फंक्शनल यूनिट जो है इकोसिस्टम होती है। इसी तरह से हम इकोसिस्टम की अगर पृथक जैविक इकाई की बात करें तो जैव समुदाय की ये बनी होती है, बायोटिक कम्युनिटी की बनी होती है। अगला बिंदु है सभी सजीवों के मध्य अंतः जातीय। अंतः जातीय का मतलब है इंट्रा स्पेसिफिक। अंतरा जातीय का मतलब है इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शंस यानी अंतः क्रियाएं होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य अंतः क्रियाएं होती रहती हैं या विभिन्न जाति के सदस्यों के मध्य भी अंतः क्रियाएं होती रहती हैं। और ये जो अंतः क्रियाएं हैं, इंट्रैक्शंस है, ये किस तरह का हो सकता है? ये कोऑपरेटिव भी हो सकता है और विनाशक भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यानी ये जो संबंध है आपस में इन जीवों के मध्य, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य या विभिन्न जाति के सदस्यों के मध्य जो संबंध होते हैं वो किस तरह से हो सकते हैं? वो धनात्मक भी हो सकते हैं। धनात्मक मतलब उसमें से किसी को नुकसान नहीं हो, एक को फायदा हो सकता है या दोनों को आपस में फायदा हो सकता है, या वो ऋणात्मक भी हो सकते हैं, यानी उसमें किसी न किसी एक प्रजाति को या दोनों को नुकसान होता है, और या दोनों जो स्पीसीज है या दो जीव जो है विभिन्न प्रजाति के दो जीव वो अगर साथ रहते हैं, एक ही वातावरण में रहते हैं, तो उससे न तो एक दूसरे को फायदा होता है न एक दूसरे को नुकसान होता है। इस तरह का जो संबंध है वो इंटरेक्शन वो क्या कहलाता है? न्यूट्रलिज्म यानी उदासीनता। अब हम बात करेंगे अगले बिंदु की। तीसरा बिंदु जो है एक समुदाय में प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर ऊर्जा प्राप्ति हेतु कंपटीशन चलता रहता है। तो जो कम्युनिटी की बात करें तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो है ऊर्जा प्राप्ति हेतु कंपटीशन चलता रहता है। अगला बिंदु है प्रत्येक इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो बहाव है, जो फ्लो है, वो कंटिन्यूस चलता रहता है, और ये ऊर्जा जो है ऑटोट्रोफ से प्रकाश से ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, और ये ऊर्जा कार्बनिक पदार्थों के रूप में विषम कोशियों को स्थानांतरित हो जाती है। ये ऊर्जा का प्रभाव जो है यूनिडायरेक्शनल या अचक्रीय प्रकार का होता है। अगला बिंदु है इकोसिस्टम के रासायनिक घटक रासायनिक चक्रों के रूप में परिवर्तित होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट बिंदु, सजीवों की वृद्धि सीमा कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। सीमा कारक का मतलब है कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं या जो एबायोटिक फैक्टर हैं, वो उनकी टॉलरेंस की एक लिमिट है, उस लिमिट तक जीव जो है अपनी ग्रोथ प्रॉपर करता है, अच्छी तरह से ग्रोथ करता है, लेकिन लिमिट क्रॉस करने के बाद में वो एनवायरमेंट फैक्टर उस जीव की ग्रोथ को रोक देते हैं या उस पर ग्रोथ पर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। अगला है प्राकृतिक परिस्थितियों में अलग अलग जीव समष्टियों में अनुक्रमण होता है। प्राकृतिक परिस्थितियों में अलग अलग जीव समष्टियों में क्या होता है? सक्सेशन होता है, अनुक्रमण होता है। एक इकोसिस्टम में समय के साथ क्रमबद्ध रूप से थोड़ा सा कम जटिल अवस्था का रूपांतरण अधिक जटिल अवस्था की ओर होता जाता है, यानी सरल से जटिलता की ओर जो है होता जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं तथा मनुष्य क्रियाकलापों के कारण इकोसिस्टम की जातीय विविधता धीरे धीरे जो है हासिल या रिड्यूस्ड होती जाती है। तो हमने चर्चा की पारिस्थितिकी की मूल अवधारणाएं, और ये दोनों अवधारणाएं क्या थी? एट स्ट्रक्चरल लेवल एंड सेकंड इज फंक्शनल। हम बात करेंगे मेजर एरियाज ऑफ इकोलॉजी। पारिस्थितिकी तीन मुख्य सिद्धांतों वर्गीकी, आवास और संगठन पर आधारित है, यानी टेक्सोनोमी, वो हैबिटाट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर आधारित है। सबसे पहले ऑन बेसिस ऑफ टेक्सोनोमिक एफिनिटीज, जो वर्गीकी निकटता है, बंधुताएं हैं, उसके आधार पर जो है इसमें इकोलॉजी को हम जो है दो बड़े समूह में बांट सकते हैं, प्लांट इकोलॉजी और एनिमल इकोलॉजी। दूसरी हैबिटेट इकोलॉजी की अगर बात करें तो हैबिटेट के आधार पर भी हम जो है इकोलॉजी को मैराइन इकोलॉजी, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी, स्पेस इकोलॉजी आदि शाखाओं में बांट सकते हैं। अगला है ऑन बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो संगठन का स्तर है उसके आधार पर पोर्ट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी
दो भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर मैंने दो शब्द यूज किया है, ओट इकोलॉजी, सीन इकोलॉजी। इसको समझना जरूरी है क्योंकि कई बार जो है एक नंबर का यानी शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओट इकोलॉजी क्या है, डिफाइन द ओट इकोलॉजी। ओट इकोलॉजी क्या है? एक जीव का उसके चारों ओर के वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। और सीन इकोलॉजी क्या है? एक से अधिक जीवों का उसके चारों ओर के वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। यानी सीन इकोलॉजी में एक ही जीव और उसके आसपास का वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, और सीन इकोलॉजी में एक से ज्यादा प्रजातियां, एक से ज्यादा जीव जो है एक साथ रहते हैं और उनके आसपास का जो वातावरण उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करेंगे इकोलॉजी की अन्य महत्वपूर्ण शाखाएं, यानी इकोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं, ये ही नहीं है टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी, बहुत सी ब्रांचेज डेवलप हो गई हैं। इनमें जो प्रमुख ब्रांचेज हैं उनके बारे में जिक्र करना चाहूंगा, जैसे अप्लाइड इकोलॉजी है, इंसेक्ट इकोलॉजी है, पीडोलॉजी है, पॉपुलेशन इकोलॉजी है, पेलियो इकोलॉजी है, लिम्नोलॉजी है, कम्युनिटी इकोलॉजी है, और ह्यूमन इकोलॉजी है, एवियन इकोलॉजी है। यानी ये जो शाखाएं हैं, ह्यूमन इकोलॉजी मतलब ह्यूमन और उसके आसपास के वातावरण के संबंधों का अध्ययन। एवियन इकोलॉजी का मतलब जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी जो हैं उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। इसी तरह से टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी में जो मनुष्य में जो जीव रहते हैं और उनके आसपास जो वातावरण उनके संबंधों का अध्ययन। तो इस तरह से बहुत सी शाखाएं, इंसेक्ट में जैसे इंसेक्ट उनके आसपास के वातावरण के संबंधों का अध्ययन, ये सब बहुत सी शाखाएं वर्तमान में विकसित हो गई हैं। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का भविष्य क्या है? इकोलॉजी का भविष्य बहुत ही व्यापक है, वाइड है। पारिस्थितिकी के सिद्धांतों द्वारा प्रकृति एवं प्राकृतिक समुदाय के अंतर संबंधों को समझने में मदद मिलती है। इसका मतलब क्या है? इकोलॉजी द्वारा प्रकृति की स्ट्रक्चर और प्रकृति में पाए जाने वाले जैविक समुदाय, उनके बीच किस तरह का अंतर संबंध है, वो किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उनका जो अध्ययन है वो जानने में मदद मिलती है। इसके अलावा इस शाखा के द्वारा अनेक प्रायोगिक उपयोग जैसे कृषि, बागवानी, मत्स्य, पेस्ट नियंत्रण, टॉक्सिकोलॉजी, प्रदूषण नियंत्रण, जीव संरक्षण, भूगर्भ, समुद्री विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान, जन स्वास्थ्य आदि से संबंधित जो है अध्ययन करने में मदद मिलती है।